सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए मैं डॉक्टर चंद्रेश पारिक एक बार फिर हम बात करने वाले हैं बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ सीएफटी की। देखिए, हमने जिस तरह से वीबीटी सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, फिर उसकी कमियों की बात की है ना, उसी तरह से आज हम बात करेंगे कि सीएफटी सिद्धांत देने के बाद उनमें भी कौन कौन सी कमियां रही थी। तो वीबीटी के बाद सीएफटी और सीएफटी के बाद में अब सीएफटी के ड्रॉबैक्स क्या क्या है, आइए बात करते हैं। देखिए, कोई भी थ्योरी पूर्ण नहीं होती। आपको याद हो तो हमने जब क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के लेसन की शुरुआत की थी, तो वह शुरुआत हमने की थी वीबीटी की कमियों से, यानी कि वीबीटी में कौन कौन सी कमियां रही। जब वीबीटी की कमियों की बात करते थे ना, तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की शुरुआत हुई कि उन कमियों को दूर कैसे किया जाए। यानी कि ना तो वीबीटी अपने आप में कंप्लीट है, तो क्या अगर वीबीटी फेल होती है तो सीएफटी में भी कोई कमियां होगी? तो निसंदेह है, कोई भी सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। तो आज हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की कमियों की और उसकी उपादेयता की, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की एडवांटेजेस की, यानी कि उसके मेरिट्स की, कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जहां पर क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सफल हुई। तो सफलता में हम कहते हैं सबसे बड़ी इसकी सफलता कहाँ रही? इसने कॉम्प्लेक्सेस के कलर्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। वीबीटी यद्यपि कलर की बात तो करता है, लेकिन उसके कारणों को स्पष्ट नहीं कर पाता कि ऐसा कौन सा कारण है जिससे कॉम्प्लेक्सेस अपनी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में या एक ही ऑक्सीडेशन में जब अलग अलग लिगेंड के साथ में अटैच होता है तो इतनी वेराइटी में कलर क्यों देता है। लेकिन क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत डी-डे स्प्लिटिंग को आधार मानकर और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को अच्छे से एक्सप्लेन करता है, और इसके साथ में कलर के मूल कारणों को भी अच्छे से समझा देता है। जैसे हमने बात की थी टाइटेनियम हेक्साहाइड्रेट की, तो टाइटेनियम हेक्साहाइड्रेट सबसे पॉपुलर एग्जांपल रहा है। वहां हमने क्या कहा था, टाइटेनियम हेक्साहाइड्रेट में टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि 3D1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये येलो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो हम कहते हैं माइनस येलो, और येलो लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में इसका कलर कैसा होगा? तो कलर व्हील, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर के द्वारा हमने कहा कि इसका कलर पर्पल होगा। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्सेस के कलर कैसे होंगे और उसका जो मूल कारण जो स्प्लिटिंग है, डी स्प्लिटिंग है या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के द्वारा सीएफटी कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर पाती है, और ये इसकी सबसे बड़ी सफलता है। फिर हमने जब एप्लीकेशन की बात की तो हमने कहा था इसकी दूसरी बड़ी सफलता है कि ये कॉम्प्लेक्सेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, यानी कि उसके चुंबकीय गुणों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है। जब चुंबकीय गुणों की बात करते हैं तो हमने कहा था कि कॉम्प्लेक्स कब डायमैग्नेटिक होगा या कब पैरामैग्नेटिक होगा, अर्थात कब वो अनुचुंबकीय होगा और प्रतिचुंबकीय होगा, इसकी जानकारी सीएफटी दे पाती है। जबकि वीबीटी अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय को उसके प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल बेस के ऊपर ही एक्सप्लेन कर पाई थी। अलग अलग प्रोसेस थे, लेकिन उसके मूल कोर्स को समझाने में वीबीटी पूरी तरह से असफल हुई। तो अब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो हमने कहा वो अनुचुंबकीय हो जाएगा, यानी कि पैरामैग्नेटिक होगा, और जब उसके पास में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे जो कि लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है, तब वो प्रतिचुंबकीय यानी कि वो डायामैग्नेटिक होगा। तो इस तरह से कलर के साथ साथ कॉम्प्लेक्स की नेचर को, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी सीएफटी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है। तीसरा जहां पर वीबीटी फेल हुई थी वो था कि लिगेंड के ऊपर कंसंट्रेशन वीबीटी का नहीं था, यानी कि पूरी तरह से मेटल पर बेस थी, मेटल पर एम्फेसिस दिया जाता था। लेकिन सीएफटी ने क्या किया, ना केवल मेटल पर एम्फेसिस दिया
बल्कि लिगेंड को पे ऊपर भी बराबर उसने एम्फेसिस दिया। लिगेंड को दो तरह से उसने क्लासिफाई किया, स्ट्रॉन्ग और वीक होंगे, और फिर उसके बाद डीडी स्प्लिटिंग को बेस मानकर उसने बहुत सारी एप्लीकेशन को और कॉम्प्लेक्स की नेचर को एक्सप्लेन किया। तो ये भी सीएफटी की बहुत जिसे कहना चाहिए एडवांटेज है कि उसने लिगेंड का अच्छे से क्लासिफिकेशन किया है। अब साथ में जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, मेटल कॉम्प्लेक्सेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में, उसके भौतिक गुणों में, चाहे वो एमपीबीपी हो या फिर उसके स्पाइनेल्स हो, उनमें जो दोष उत्पन्न होते हैं ना, उन विसंगतताओं को, उन एनोमोलीज को सीएफटी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और साथ में हम कहते हैं इसकी एक और बड़ी सफलता ये है कि इसने क्या किया, डिस्टोर्शन जो शेप में होता है कॉम्प्लेक्सेस की, जैसे टेट्रागोनल और स्क्वायर प्लेनर, ये स्ट्रक्चर किस तरह से बनते हैं, वीबीटी हाइब्रिडाइजेशन को बेस मानती है और हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर ज्योमेट्री को या शेप को एक्सप्लेन तो करती है, लेकिन वास्तव में जैसे स्क्वायर प्लेनर और टेट्रागोनल की बात की जाए तो टेट्रागोनल की ज्योमेट्री को या फिर उसकी शेप को एक्सप्लेन करने में वीबीटी पूरी तरह से फेल हो जाती है। लेकिन सीएफटी ने क्या किया, सीएफटी ने मेटल कॉम्प्लेक्स की टेट्रागोनल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, साथ में स्क्वायर प्लेनर को भी कहा। और सीएफटी साफ साफ कहती है कि ये दोनों स्ट्रक्चर किससे जनरेट होंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के डिस्टोर्शन फॉर्म से। तो इस तरह से जो डिस्टोर्शन होते हैं ना, उसको सीएफटी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक और टर्म आती है जिसकी चर्चा हम फिर कभी बाद में करेंगे, जॉन टेलर इफेक्ट। जॉन टेलर इफेक्ट के द्वारा उसने डिस्टोर्शन को सीएफटी ने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की जो एडवांटेजेस है ना, वो कहाँ कहाँ है, हम कहते हैं कलर शो करने में, इसके साथ में उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में, लिगेंड के वीक और स्ट्रॉन्ग होकर मेटल कॉम्प्लेक्स में किस तरह से वो रोल प्ले करते हैं इसको बताने में, साथ में मेटल कॉम्प्लेक्सेस की फिजिकल प्रॉपर्टी में जो एनामोली, जो असंगतताएं विसंगतताएं होती है, उसे एक्सप्लेन करने के साथ साथ जो शेप है, उस शेप को, जो शेप है उसमें डिस्टॉर्शन को एक्सप्लेन करने में भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की उपादेयता है, वो उसकी बहुत बड़ी मेरिट मानी जाती है। तो हमने सीएफटी की उपादेयता को, या हम कहते हैं एडवांटेजेस की बात तो की है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि सिद्धांत में किसी तरह की कोई कमी ना हो। जैसे वीबीटी में अच्छाइयां थी, एडवांटेजेस थी, तो डिसएडवांटेजेस भी थी। तो हमने सीएफटी के एडवांटेजेस की बात तो कर ली, अब हम बात करते हैं सीएफटी की डिसएडवांटेजेस या उनकी ड्रॉबैक्स की। तो देखिए, सबसे पहली जो कमी है ना, वो क्या है कि मेटल और लिगेंड के बॉन्ड को ये प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि 100% उसको आयनिक मानता है। ये क्या कहता है कि जो बॉन्ड होगा ना, वो क्या होगा, 100% आयनिक ही होगा। जबकि कोई भी बंध 100% ना तो सहसंयोजक हो सकता है, ना ही वो आयनिक हो सकता है। तो सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है ना, वो यही है कि ये मेटल लिगेंड को या कॉम्प्लेक्स के जो फॉर्मेशन है, वहां पर मेटल लिगेंड की बॉन्डिंग को पूरी तरह से आयनिक मानकर ये अपने पोस्टुलेट्स को देता है। जो दूसरी कमी है उसमें क्या है कि ये सिर्फ मेटल के डी ऑर्बिटल को ही कंसीडर करता है। अब आप अगर मेटल के सिर्फ डी ऑर्बिटल की बात करेंगे तो एस और पी ऑर्बिटल का वहां पर क्या होने वाला है, उनका भी तो कहीं ना कहीं कोई कोई रोल होना चाहिए ना। तो ये क्या है, एस और पी ऑर्बिटल्स के बारे में बिल्कुल मौन हो जाती है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने सिर्फ डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की बात की है कि T2 में, T2G में या EG में होगी, लेकिन क्या एस और पी ऑर्बिटल में का कोई रोल नहीं होगा। जैसे बिल्कुल VBT, एस, पी, डी सभी ऑर्बिटल्स के साथ में आकर हाइब्रिडाइजेशन की बात करती है, लेकिन सीएफटी ने क्या किया, उसने सिर्फ और सिर्फ डी ऑर्बिटल की बात की है। डी के बाद में एस और पी के बारे में यह थ्योरी बिल्कुल मौन हो जाती है। तो ये इसकी बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। नेक्स्ट,
इसकी ड्रॉबैक क्या है कि लिगेंड स्ट्रांग होगा, वीक होगा, फिर डीडी स्प्लिटिंग को किस तरह से वो अफेक्ट करेगा, इसकी बात सीएफटी में होती है, यानी कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ये समझा पाती है। अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको ध्यान हो तो हमने क्या कहा था, हमने कहा CO, फिर CN माइनस या अमोनिया, वाटर, और इस तरह से फिर हैलाइड्स, यानी कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को सीएफटी ने एक्सप्लेन किया, लिगेंड को अलग अलग जगह रखा, लेकिन इनकी पोजीशनिंग को लेकर सीएफटी ये नहीं बता पाई कि इनकी पोजीशन कब वो स्ट्रांग होगा, उसकी पोजीशन एक के सापेक्ष आगे क्यों होगी, इसको एक्सप्लेन करने में पूरी तरह से असफल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि वाटर और OH माइनस को ही ले लेते हैं। अब यहां पर क्या है, देखिए H2O है, दूसरी तरफ हमारे पास में लिगेंड है OH माइनस। अब दो तरह के लिगेंड हो गए अपने पास में, H2O और OH माइनस। अब CFT को ही बेस मानते हैं और बात करते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग होगा, तो ऑब्वियसली चार्ज OH के ऊपर है, हाइड्रोक्साइड के ऊपर है माइनस, तो अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटल के रिलेटिवली ज्यादा होना चाहिए था, तो OH माइनस को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। लेकिन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H2O OH के भी आगे है, यानी कि ये उसकी तुलना में स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह से CO को ले लीजिएगा, CO और CO को कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट, ये वाला लिगेंड क्या हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, वो NH3 से भी, CN माइनस से भी और बाकी सभी लिगेंड से हाईएस्ट डीडी स्प्लिटिंग को शो करता है, या डेल की वैल्यू इसके लिए सबसे ज्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये तो एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल होने के बावजूद ये स्ट्रॉन्ग की श्रेणी में कैसे आया, इसे बताने में भी सीएफटी असफल रही है, या ये इसकी बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। तो एडवांटेजेस तो है कि स्ट्रॉन्ग और वीक को ही क्लासिफाई तो करती है, लेकिन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अलग अलग लिगेंड की पोजीशनिंग को समझाने में ये असफल रही है। नेक्स्ट कमी देखिएगा कि मेटल कॉम्प्लेक्स में, चूंकि इस थ्योरी का मानना है कि वो 100% आयनिक है, तो उसके अंदर आयनिक बॉन्ड के अलावा अगर पाई बॉन्डिंग है, जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, इसको भी ये एक्सप्लेन करने में असफल होती है। अगर आयनिक होगा तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होना ही नहीं चाहिए, जबकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या है, ये सह संयोजकता को दिखाने वाले गुण हैं। तो यहाँ पर यह है पाई बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस में आते हैं, इसको एक्सप्लेन करने में भी असफल होती है। और एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल है जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है, सैंडविच कंपाउंड। अगर आपने नाम सुना हो तो सैंडविच कंपाउंड कैसे है, जैसे क्रोमियम, क्रोमियम का देखिएगा, दोनों यहाँ पर क्या है, क्रोमियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बेंजीन अपने आप में एक न्यूट्रल लिगेंड है। अब यहाँ पर दोनों के पास में कोई चार्ज नहीं है, क्रोमियम पॉइंट चार्ज नहीं हो सकता, ना ये पॉइंट डाइपोल होगा बेंजीन, लेकिन उसके बावजूद ये मेटल कॉम्प्लेक्स बनता है और बहुत ही स्टेबल मेटल कॉम्प्लेक्स है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, इसके बीच की बॉन्डिंग कैसी होगी, इसको एक्सप्लेन करने में भी सीएफटी अनसक्सेसफुल है या सक्सेसफुल नहीं है, ये इसकी कमी रही है। अब इसके साथ ही देखिएगा, अगर शेप की अगर हम बात करें तो वीबीटी क्या करती है, कॉम्प्लेक्स की शेप को डिटरमाइन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का सहारा लेती है कि sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, d2sp3 या sp3d2 होगा तो ऑक्टाहेड्रल होगी, sp2d या dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। लेकिन सीएफटी उस शेप को बताने में पूरी तरह से असफल है, या उसने बात ही नहीं की। स्क्वायर प्लेनर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल से बनेंगे या वो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, इसको तो सीएफटी ने एक्सप्लेन किया, लेकिन उनकी शेप को एक्सप्लेन करने में यह सफल नहीं हो पाई है। और लास्ट में हम एक डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि जब हमने कलर की बात की थी ना, तो हमने कहा था कलर
उसको सीएफटी ने दो तरह से एक्सप्लेन किया। एक था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में कौन सा, डीडी ट्रांजिशन, और दूसरा था चार्ज ट्रांसफर। तो कलर एक्सप्लेन तो होते हैं, लेकिन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा भी मेटल टू लिगेंड होगा या लिगेंड टू मेटल होगा, दो तरह की पॉसिबिलिटी है। इसको एक्सप्लेन करने में सीएफटी सफल नहीं हो पाई, इसे आगे जाकर लिगेंड फील्ड थ्योरी के द्वारा ही एक्सप्लेन किया गया। तो इस तरह से आज हमने सीएफटी की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जान लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।